जो अपन मुगल साम्राज्य के अंदर मुगल शासकों के बारे में पढ़ा था। मुगल शासकों के सैन्य जो उत्तराधिकारी के नियम थे, अन्य मुगल शासकों के साथ संबंध, ये अपन ने पढ़ लिया था। इसके बाद अपन पढ़ रहे थे मनसबदारी और जमींदार। मनसबदारी और जमींदार अपन पढ़ते हैं। मनसबदार, मनसब का मतलब होता है पद, स्थान, ठीक है ना। शाही सेना में पदवी धारण करने वाला, शाही सेना में पदवी धारण करने वाला, यानी पद धारण करने वाला, ठीक है ना। पदवी धारण करने वाला क्या कहलाता था? मनसबदार कहलाता था, ठीक है ना। मनसबदार और जमींदार, मनसबदार कहलाता था। इसके मुगलों, ये जो मनसबदारी व्यवस्था थी, ये किसने शुरू की थी? मुगल शासकों के द्वारा प्रारंभ की गई थी। मुगल शासकों के द्वारा प्रारंभ की गई, ठीक है। शाही सेना में पदवी धारण करने वाला मनसबदार कहलाता था। ये किसमें की गई थी? मुगल शासकों के द्वारा प्रारंभ की गई थी। फिर इसके पश्चात इसे किसमें? जात, पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व, इन तीन के अंदर इनको एक तरह से व्यवस्था बनाई गई। पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व, ठीक है ना। पद और वेतन के आधार पर, पद और वेतन के का निर्धारण, पद और वेतन का निर्धारण मुगल शासक किसके आधार पर करते थे? पद और वेतन का निर्धारण जात के आधार पर करते थे, ठीक है ना। यानी उसको, उसके अधीन कितना क्षेत्र आ रहा है, उसके आधार पर जात की संख्या, जात की संख्या पर पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर था, ठीक है। जात की संख्या पर निर्भर होता था कि उसे कितना क्षेत्र, उस क्षेत्र से उसे कितना राजस्व प्राप्त हो रहा है, उसके आधार पर वहाँ पर उनको पद और वेतन मिलता था। अब जात की संख्या जितनी अधिक होगी, जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, जितनी अधिक होगी, जात की संख्या जितनी अधिक होती थी उसका वेतन क्या होगा? उतना ही अधिक होता था, उतना ही अधिक होता, ठीक है। यानी मनसबदार कौन होता था? पद, स्थान को क्या कहा जाता है? मनसब, ठीक है। शाही सेना में पदवी धारण करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता था? मनसबदार कहलाता था। ये प्रणाली सबसे पहले किसने चलाई थी? मुगल शासकों के द्वारा प्रारंभ की गई थी। इसे कितने पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व, तीन के अंदर से बांटा, ये व्यवस्था बनाई गई, ठीक है। फिर पद और वेतन का निर्धारण किसके आधार पर होता था? जात की संख्या के आधार पर होता था। और ये जो जात है, इसकी संख्या जितनी अधिक होती थी, यानी क्षेत्र जिसके दिन जितना अधिक आता था, उसे जितना राजस्व प्राप्त होता था, उसके आधार पर ही उसका वेतन तय किया जाता था, उसे उतना वेतन मिलेगा, ठीक है ना। उसके पश्चात अकबर के सैनिक जो संगठन था, वो पूर्णतः क्या था? मनसबदारी पर आधारित था। जो मुगल शासक थे, उन मुगल शासकों में सबसे ज़्यादा मनसबदार पर आधारित जो सैन्य व्यवस्था थी, वो किसकी थी? अकबर की। तो अकबर का सैन्य संगठन, अकबर का सैन्य संगठन पूर्णतया मनसबदारी व्यवस्था पर क्या था? आधारित, ठीक है।
मनसबदारी व्यवस्था पर आधारित था। अब देखो अकबर के समय में, अकबर के समय में, अकबर के समय में सबसे छोटा मनसबदार, अकबर के समय में सबसे छोटा मनसबदार कितना होता था? 10 का, यानी 10 जात से कम का नहीं था, वो 10 जात तक उसके पास पल था, ठीक है, आधारित था। और अधिक से अधिक कितने थे? 5000 जात की पदवी के थे। और मनसबदारों की संख्या कितनी थी अकबर के समय में? अकबर के समय में मनसबदारों की संख्या, मनसबदारों की संख्या कितनी थी? 29, ठीक है, 29 थी। सबसे छोटा कितनी जात का मनसबदार था? 10 का था। सैन्य संगठन किस पे आधारित थी अकबर की? मूलतः मनसबदारी व्यवस्था पर आधारित थी, ठीक है ना। और कितने? 5000 जात के क्या थे? कि पदवी के थे, यानी कितने? 5000 जात तक की सैन्य व्यवस्था वाले पद के वहाँ पर थे। सैन्य उत्तरदायित्व किसके पास सौंपा जाता था? जो तीसरा अपन ने पढ़ा था कि सैन्य उत्तरदायित्व किसके पास सौंपा जाता था? सैन्य उत्तरदायित्व सौंपा जाता था, सैन्य उत्तरदायित्व इसके मनसबदारों को सौंपे जाते थे। अब ये मनसबदार सौंपे जाते थे, ठीक है। ये यानी सेना का जो उत्तरदायित्व था वो किसको दे दिया जाता था? मनसबदारों को दे दिया जाता था। यानी सेना का के वेतन का निर्धारण, सेना के उसमें कितने घुड़सवार रखे जाएंगे, उनको कितना वेतन दिया जाएगा, ये सब व्यवस्था कौन करता था? मनसबदार करता था। और मनसबदार किसके आधार पर करता था? जितनी उसकी जात होती थी उसको जितना वेतन दिया जाता था उसके आधार पर उसका वो तय करता था कि सैनिकों का क्या करते थे कि घुड़सवार रखते थे, उन्हीं के अनुसार वो घुड़सवार रखते थे, उनका पंजीकरण करवाते थे और क्या करते थे? उनसे घोड़े दबवाते थे, यानी घोड़ों के ऊपर निशान लगवाने का कार्य, ताकि वो ये रहे कि कोई दूसरा शासक, क्योंकि जब असम में ये करवाया जाता था तो उस क्षेत्र के अंदर छोड़े गए जो घोड़े होते थे उनके ऊपर दूसरे शासक का क्या हो जाता था? अधिकार हो जाता था। ऐसी स्थिति में हर शासक अपने घोड़ों को क्या करता था? दबवाता था। उनकी पीठ के ऊपर वो निशान होते थे कि ये उस राजा का घोड़ा, ठीक है ना। तो मनसबदार अपना वेतन कहाँ से प्राप्त करते थे? किसानों की भूमि से प्राप्त करते थे और उनसे मिलने वाले राजस्व से ही, और वो क्या करते थे? सेना के वेतन की भरपाई करते थे। और उनसे अकबर की शासनकाल में उतने ही मनसबदार होते थे जितना कि उनको भूमि के राजस्व से क्या प्राप्त होती है? आय प्राप्त होती है, जितना कि वो उन मनसबदारों से क्या दे सकते थे? वेतन दे सकते थे। इसी के लिए उनके जो मनसबदार थे वो क्या थे? एक तरह से बराबर थे। परंतु औरंगजेब के शासनकाल में उन मनसबदारों की संख्या बढ़ करके कितनी हो गई थी? औरंगजेब की संख्या करीबन कितनी थी? 59 के करीबन थी, ठीक है ना। तो इस तरह से और क्या थी उस समय औरंगजेब के शासनकाल, उस समय में राजस्व और मनसबदारों का वेतन क्या था? बहुत कम था। क्यों? क्योंकि राजस्व की आय उसको प्राप्त नहीं हो रही थी। राजस्व की आय प्राप्त नहीं होगी तो वो मनसबदारों को और उनको वेतन कहाँ से देगा? इसलिए उनका वेतन क्या था? कम था। इसलिए उनकी संख्या बिल्कुल क्या थी? वो उस समय मनसबदारों की संख्या क्या हो गई थी? ज़्यादा हो गई थी, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं जमींदार। तो इतना समझ में आएगा कि अकबर का सैन्य संगठन पूर्णतः मनसबदारी व्यवस्था पर आधारित था। अकबर के समय सबसे छोटा मनसबदार कितने का था? 10 का था। अकबर के समय में मनसबदारों की संख्या कितनी थी? 29 थी। सबसे अधिक कितने? 5000 जात की पदवी के थे। सैन्य उत्तरदायित्व किसको सौंपा जाता था? सैन्य मनसबदारों को सौंपा जाता था। मनसबदार क्या करते थे? घोड़ों को दबवाते थे, घोड़ों को
दबवाते थे। मनसबदार क्या करते थे? घोड़ों को दबवाते थे, पंजीकरण करवाते थे, और क्या करते थे? मनसबदार अपने वेतन अपना वेतन कहाँ से प्राप्त करते थे? किसानों की भूमि, यानी किसानों से मिलने वाले राजस्व से प्राप्त करते, ठीक है, प्राप्त करते थे। और उससे क्या करते थे? उसे जागीर कहते, ठीक है, उसे क्या कहा जाता था? जागीर कहा जाता था। अकबर के शासनकाल में उतने ही मनसबदार होते थे जितना कि उनको वेतन उनका होता था, ठीक है ना, और जितने कि उनको राजस्व प्राप्त होते थे। मनसबदार होते थे और जितना कि उनको राजस्व प्राप्त होता था उसी के हिसाब से उनका वेतन तय होता था। औरंगजेब के शासनकाल में और क्या थे? मनसबदारों का वेतन क्या था? बहुत ही कम था, क्योंकि राजस्व से आय क्या प्राप्त होती थी? बहुत कम होती थी। इसलिए वहाँ उसका जो संतुलन था वो क्या था? सही नहीं था। और मनसबदारों की जो संख्या थी औरंगजेब के शासनकाल में मनसबदारों की संख्या, पहले आपको सॉरी गलत बता दी गई, वो नहीं थी। मनसबदारों की संख्या 79 थी, 59 नहीं, संख्या 79 थी, ठीक है। अब देखो अपन पढ़ते हैं आगे। ये तो थे मनसबदार। जमींदार क्या कौन थे? जमींदार थे कि जिस समय किसी भूमि का लगान प्राप्त करने के लिए, ठीक है, जिसमें किसी भूमि का जमींदार किसी भूमि का लगान प्राप्त करने के लिए, ठीक है, किसी भूमि का लगान प्राप्त करने और उसके प्रशासनिक जिम्मेदारी, उसके प्रशासन की जिम्मेदारी राज्य के एक अधिकारी के रूप में किसी नागरिक या मुखिया को दी जाती है, वो क्या कहलाता है? जमींदार कहलाता है, ठीक है ना। किसी भूमि का लगान प्राप्त करने और उसके प्रशासन की जिम्मेदारी राज्य के एक अधिकारी या किसी ग्रामीण मुखिया, जो गांव का कोई मुखिया वगैरह होता था, ग्रामीण मुखिया या फिर स्थानीय सरदारों, अपन गब्बर पिक्चर के अंदर देखते हैं, वो सरदार आदेश दे और वहाँ से अनाज लेने के लिए वो जाते हैं, तो वो क्या है? एक तरह से जमींदार। स्थानीय सरदार के माध्यम से राजस्व
यानी उस क्षेत्र का जो आय प्राप्त होती है वो क्या कहलाता है? राजस्व। राजस्व देते थे उसे क्या कहा जाता था? उसे जमींदार कहते थे, उसे दार। जो एक एक किसान से जाकर के और क्या करता था? राजस्व प्राप्त करता था, और वो किसको दे दिया जाता था? जिसको प्रशासन की जिम्मेदारी दी जाती थी उस उन्हें जाकर के वो दे दिया जाता था एक अधिकारी के रूप में, ठीक है ना। अकबर के समय में, अब देखो अकबर के समय में राजस्व मंत्री कौन था? अकबर के समय में राजस्व मंत्री, बिल्कुल ध्यान से सुनना आपको कि राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल। अकबर के समय में राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल था। टोडरमल ने 10 साल के समय के लिए कृषि की कीमत, पैदावार और पूर्वक उसका क्या क्या सर्वेक्षण, यानी आपको इतना ही ध्यान रखना है कि अकबर के समय में राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल था। अकबर ने जागीरदारी बंद करके और संपूर्ण साम्राज्य को अकबर ने क्या कर दिया? ये जागीरदारी प्रथा क्या कर दी थी? बंद। अकबर ने जागीरदारी प्रथा को बंद करके और संपूर्ण साम्राज्य को संपूर्ण साम्राज्य को 128 परगनों में, कितने परगनों में? 128 परगनों में क्या कर दिया? विभाजित कर दिया, ठीक है। 128 परगनों में विभाजित कर दिया। परगने क्या होते हैं? सूबे। और सूबों को वर्तमान में क्या कहा जाता है? जिला, ठीक है ना। तो सूबों को 28 परगनों में क्या कर दिया? विभाजित कर दिया, ठीक है। और सूबों को क्या कहा जाता था? प्रांत कहा जाता था उस समय। सूबों को उस समय क्या कहा जाता था? प्रांत। आज नहीं, उस समय प्रांत कहा जाता था, ठीक है। सूबों को प्रांत कहा जाता था, ठीक है। राजस्व प्राप्त करने वाली व्यवस्था को क्या कहा जाता था? जब्त कहा जाता था। राजस्व प्राप्त करने वाली व्यवस्था को राजस्व प्राप्त करने वाली, यानी जो राजस्व प्राप्त करने की जो व्यवस्था थी की व्यवस्था को क्या कहा जाता था? जब्त कहा जाता, जब्त कहा जाता, ठीक है। तो ये क्या है कि अकबर के समय में जो राजस्व प्राप्त करने की जो जमींदारी जो व्यवस्था थी वो आपको बताई गई है। अन्य मुगल शासकों की नहीं बताई गई, सिर्फ किसकी है? अकबर की। अकबर के समय में मनसबदारी व्यवस्था कैसी थी और जमींदारी व्यवस्था कैसी थी। अब अकबर के का दरबारी कवि था अबुल फजल, उसने क्या लिखी थी? अकबरनामा लिखी थी, जिस आईने अकबरी भी कहा जाता है। इस अकबरनामा को अपन कल वाली वीडियो के अंदर पढ़ेंगे कि अबुल फजल ने इसमें क्या क्या लिखा था, ठीक है। अगर आपको इसमें से कोई समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।